था। एक दो सवाल का आंसर बताइए पहले। किसी राज्य में विधानसभा भंग है, किसी राज्य की विधानसभा भंग है। देश के 28 राज्य, किसी कहीं ना कहीं तो विधानसभा भंग रहती है। इससे राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि राज्य की विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो भी तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, उनका भी तो फंडामेंटल राइट्स है, वो उनका मूल अधिकार है राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेना। राष्ट्रपति चुनाव में उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या राष्ट्रपति चुनाव स्थगित हो जाएगा? क्या राष्ट्रपति चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया जाएगा? क्या राष्ट्रपति चुनाव विधानसभा के चुनावों तक टाल दिया जाएगा? विधानसभा चुनाव होने तक टाल दिया जाएगा? या राष्ट्रपति चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसमें क्या आंसर कर सकते हैं? मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा बन गए, यहाँ के लोग कह रहे हैं हमारे तो विधायक राष्ट्रपति को वोट ही नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप ठहरो, चुनाव करवा करके हमारे भी विधायक लो, स्थगित कर दो, या 6 महीने के लिए स्थगित कर दो ताकि हम आ जाए, या हमारे जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक स्थगित रखो चुनाव, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या आंसर देंगे? राष्ट्रपति के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो मैंने आपको चुनाव में जो लाइन लिखा रखी है वो पढ़ी अच्छी तरह से। नोट्स में जो मैंने लाइन लिखा रखी, क्या लिखा रखी है? राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में करवाना अनिवार्य है, किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद इन 6 मंथ राष्ट्रपति का पद खाली होता है, 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाओ, चाहे एक राज्य में विधानसभा भंग है, चाहे 2 राज्यों में भंग है, चाहे कितने राज्यों में भंग है, राष्ट्रपति का पद कभी भी 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। ये भी लिखा रखा है, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति रह सकता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो अधिकतम कितने समय के लिए बनता है? 6 महीने। तो उस लाइन को गौर से पढ़ने के बाद में आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है, 6 महीने के अंदर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है, चाहे किसी राज्य में विधानसभा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं विधानसभा भंग रहती है, तो ऐसे तो राष्ट्रपति चुनाव स्थगित करते जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो लाइन मैंने क्या लिखा रखा है, 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या है इसका? कोई फर्क नहीं। ये अंतरिम सरकार के 4 मंत्रियों के नाम लिखे हैं और इनके मंत्रालय है सामने, श्रम मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अंतरिम सरकार के 4 मंत्री हैं और उनके मंत्रालय हैं, इसको मैच करना है। अंतरिम सरकार के 4 मंत्री और मंत्रालय, मैच द फॉलोइंग। अंतरिम सरकार अपने पढ़ा है ना, अंतरिम सरकार का गठन किया था, 4 ये मंत्री थे और उनके सामने मंत्रालय। कृषि मंत्री कौन बने थे अंतरिम सरकार में? कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद।
कृषि मंत्री कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह। श्रम मंत्री समाज जगजीवन राम और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। ये अंतरिम सरकार के 4 मंत्री थे जो 1946 में अंग्रेजों ने, अरे इसको कर दो सही, क्योंकि नाम लिख रहा हूं, इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, आर वेंकटरमन। एबीसीडी 4 राष्ट्रपतियों का क्रम लिखा है, उनको राष्ट्रपति बनने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राष्ट्रपति बनने के क्रम के अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। कौन करेगा इसको? चलो करो। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले सी फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद में सी के बाद में बी नीलम संजीव रेड्डी 2 नंबर, उसके बाद में 1 नंबर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। इन चारों राष्ट्रपतियों में कौन सा राष्ट्रपति ऐसा था जो पहली बार चुनाव हार गया परंतु दूसरी बार निर्विरोध चुना गया? नीलम संजीव रेड्डी। और कौन सा राष्ट्रपति ऐसा था जिसने राष्ट्रपति का विशेष अधिकार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह। इसमें से कौन से राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? फखरुद्दीन। और कौन से राष्ट्रपति ने मौखिक आग्रह पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था? फखरुद्दीन। ये 4 प्रधानमंत्रियों को क्रम से व्यवस्थित करना है, प्रधानमंत्री बनने के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करना है। 4 प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करना है। कौन करेगा इसको? चार प्रधानमंत्रियों को क्रम से व्यवस्थित करना है। पहले कौन बना? सबसे पहले कौन है इसमें? दूसरा क्रम से व्यवस्थित करना। सबसे पहले कौन आएगा? राजीव गांधी। कार्यकाल बता सकते हैं? 1984 से 89 तक राजीव गांधी। उसके बाद में कौन आएगा? वीपी सिंह 89 से 90। उसके बाद में कौन आएगा? नरसिम्हा राव 91 से 96। और उसके बाद में कौन आएगा? देवगौड़ा 96, 97। 96 में ये 6 महीने के लिए रहा। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा है? नरसिम्हा राव। और ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्य की विधानसभा का सदस्य था? राज्य की विधानसभा का सदस्य था एच.सी. देवगौड़ा। कर्नाटक का था, कर्नाटक विधानसभा का विधायक था ये, जो सीधा जंप करके और भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया। कर्नाटक विधानसभा जैसे विधायक होते हैं ना, जैसे अपने सिद्धि कुमारी जेठानंद व्यास, तो उस तरह से एक सामान्य विधायक था जो सीधा प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गया।
राजीव गांधी ने सूचना क्रांति की थी। सूचना क्रांति का जनक किस वैज्ञानिक को मानते हैं? नहीं, राजीव गांधी के समय किस व्यक्ति ने? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो था, उसने, अभी भी जीवित है ये व्यक्ति, सैम पित्रोदा, उड़ीसा का है। राजीव गांधी के साथ ऑक्सफोर्ड में, वहां यूएस में पढ़ता था। राजीव गांधी उसको वहां से लेकर के आया था और इसी ने इंडिया में सबसे पहले सूचना क्रांति चलाई थी। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद सदन में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया? कैसे? अविश्वास प्रस्ताव से पराजित हो गया था। और ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो जिसने संसद का कभी सामना नहीं किया था? चरण से, जिसने संसद का कभी सामना नहीं किया। चलिए, आज अपन ले रहे हैं निम्न सदन, जिसको अपन क्या कहते हैं? लोकसभा। निम्न सदन यानी लोकसभा। अपन ने कल पढ़ा था द्विसदनीय व्यवस्था है, दो सदन है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस कल अपन ने ले लिया, राज्यसभा। हमारे यहाँ दो सदन की व्यवस्था है, द्विसदनीय, बाई कैमरल कहते हैं इसको। कल अपन ने राज्यसभा ले लिया था, जो कि थोड़ा कमजोर संगठन है। अब आता है लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन के समान है, हाउस ऑफ कॉमन के समान है, निम्न सदन है निम्न सदन, लेकिन पावर सारी किसके पास में है? लोकसभा के पास में है। अस्थायी सदन है, कभी भी भंग कर सकता है राष्ट्रपति, या कार्यकाल खत्म होने पर भंग हो सकती, खत्म हो जाती है। हाउस ऑफ कॉमन के समान है। लोकसभा का निर्वाचन जो है 1952 में पहली बार होता है। वर्तमान में कितने नंबर की लोकसभा चल रही है? वर्तमान में कितने नंबर की लोकसभा चल रही है? 18वीं कहां चल रही? 17 है कि? चलो मैं इसको कंफर्म करा। 1952 में लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे। 1952 में लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे। 13वीं लोकसभा पर 13 दिसंबर 2001 को जो है आतंकवादी हमला हुआ था। वर्तमान में मेरे साथ 17वीं चल रही है, देख लेंगे इसको। 17-18 जो है लोकसभा वर्तमान में चल रही है। लोकसभा में सीट कितना रखी हुई है? लोकसभा की सीट कितना है? 550। लोकसभा में सीटों का प्रावधान कितना किया हुआ है? 550। वर्तमान में कितनी सीट है? 543। 2 एंग्लो इंडियन था, वो हटा दिया गया संविधान संशोधन द्वारा। 101 या 102 संविधान संशोधन से हमने एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें आरक्षित थी लोकसभा में, वो आरक्षित सीटों का प्रावधान हटा दिया। अब आरक्षण केवल राज्यसभा में है, 12 लोगों का आरक्षण। लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं। लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 कर सकते हैं बिना संविधान में संशोधन के, और अभी हमने कर रखी है 543। हम 550 तक बढ़ा सकते हैं बिना किसी संशोधन के। 543 में जो है 530 राज्यों से आती है, 13 संघ प्रदेशों से आती है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और लोकसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया। प्रथम लोकसभा चुनाव जो देश में 1952 में हुए थे। अब हमारे सामने आता है कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, या लोकसभा के अंदर शक्तियां क्या है? लोकसभा की शक्तियां क्या है, इसको हमने क्यों बना रखा है? राज्यसभा है अलग से सदन, फिर लोकसभा की शक्तियां क्या है?
तो लोकसभा का चयन जो होता है, लोकसभा के सदस्य जो है चयन किए जाते हैं डायरेक्ट रूप से, किसे? जनता द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष जनता से मतदान होता है। हम वोट डाल करके अर्जुन मेघवाल को बीकानेर से भेजा है। अर्जुन मेघवाल बीकानेर से लोकसभा सांसद बना है तो वो हमारे वोट से बना है, डायरेक्ट हमने चुन के भेजा उसको, वो कोई अनडायरेक्ट नहीं चुना गया। तो लोकसभा के सदस्य जो है वो प्रत्यक्ष जनता से, जबकि राज्यसभा में जो भी सदस्य उसमें हमारा कोई रोल नहीं, वो हमारे जो विधायक है वो राज्यसभा के सदस्य चुन रहे। कल अपने पढ़ा विधानसभा के सदस्य, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन इन सदस्यों को चुनने में हमारा रोल होता है। तो ये डायरेक्ट जनता से चुने जाते हैं। चयन जो है वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। सरकार कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्रिमंडल किसका गठित होगा, यह सब किस पर निर्भर करता है? लोकसभा पर, लोकसभा पर निर्भर करता है। सरकार, राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए उसी को आमंत्रित करेगा जिसका लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त हुआ। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला है। राज्यसभा का सरकार गठन से कोई संबंध नहीं है। राज्यसभा के कार्य मैंने कल आपको बता दिए थे। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना, लोकसभा ने जल्दबाजी में विधेयक कोई पारित कर दिए तो उनको रोक करके उनमें संशोधन करवाना, ये सारे राज्यसभा के कार्य अलग है। सरकार बनाना, सरकार का गठन करना, प्रधानमंत्री बनना, ये सभी जो है वो किस पर निर्भर करता है? लोकसभा। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस बहुमत वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अभी 2024 में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी आई थी, एक दो पार्टियां उसके साथ और होगी, उन्होंने अपना बहुमत दिखाया और राष्ट्रपति ने जो है उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। तो जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलेगा लोकसभा चुनाव में, उस पार्टी के मुखिया को राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए। प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं इनका। प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये अपना विश्वास किस में दिखाते हैं? लोकसभा में दिखाते हैं। राज्यसभा वाले क्या करें इनसे उनको मतलब नहीं होता। राज्यसभा में उसके प्रति क्या है, लोकसभा के अंदर पूरा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी, प्रधानमंत्री तो बात दूर की बात है, किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो वो अकेला मंत्री नहीं जाएगा, संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है वो इस्तीफा देगा। सपोज कर लीजिए लोकसभा में अपने कितने कहा 543 सीट है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में बीकानेर का अर्जुन मेघवाल भी मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार कानून मंत्री है। अब कानून मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाते हैं, कानून मंत्री पर भ्रष्टाचार स्पष्ट हो जाता है, तो पहला काम तो क्या होता है, प्रधानमंत्री उसको अपने मंत्रिमंडल से निकाल देता है, राष्ट्रपति को कह देता है इसका इस्तीफा ले लीजिए, इसको आप बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहा तो बर्खास्त करवा देता। लेकिन प्रधानमंत्री उसको बचाने लग जाए और लोकसभा उस मंत्री के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो फिर वो मंत्री अकेला इस्तीफा नहीं देगा। हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है। कोई भी एक कार्य हो रहा है तो वो एक व्यक्ति नहीं कर रहा। कानून मंत्री कोई कार्य कर रहा है तो वो कानून मंत्री अकेला जिम्मेवार नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेवार है, प्रधानमंत्री सहित। रक्षा मंत्री ने कोई रक्षा घोटाला किया है तो केवल रक्षा मंत्री जिम्मेवार नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेवार है विथ प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रिंसिपल है। रक्षा मंत्री ने, कानून मंत्री ने घोटाला किया है और लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया उसके खिलाफ में,
तो कानून मंत्री अकेला नहीं जाएगा। लोकसभा ने कह दिया इस मंत्री पर हमें विश्वास नहीं है, ये मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो मंत्री अकेला नहीं जाएगा, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो इस्तीफा देगा। प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल के लोग इस्तीफा देंगे। साथ तैरना और साथ डूबना का सिद्धांत कहलाता है। हम तैरेंगे तो साथ तैरेंगे, डूबेंगे तो हम सारे साथ डूबेंगे। हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चल रहा है, किसी एक मंत्री के उसके कार्य से नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा संभव जनरली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बहुमत किसका है? जो पार्टी सत्ता में उसी का तो बहुमत है। तो जो पार्टी सत्ता में उसका लोकसभा में बहुमत है, तो वो लोकसभा के जो सांसद है वो तो सत्ता पार्टी के ही है, तो अपनी सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी लाएंगे। लेकिन कंडीशंस तब आ जाती है जब सरकार में मतभेद हो जाते हैं। सरकार, प्रधानमंत्री किसी का विशेष पक्ष ले रहा है, उसी के दूसरे मंत्री या उसी के दूसरे साथी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसी कंडीशंस में ये आ जाता है। ऐसा हुआ नहीं है आज तक, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। आज देश में किसी ने निर्णय लिया है कुछ, तो निर्णय किसी एक मंत्री का नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल का निर्णय होता है। इसलिए आपने देखा होगा बार बार अखबारों में आता है मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई। एक प्रधानमंत्री अकेला बैठ करके निर्णय नहीं ले रहा, रक्षा मंत्री अकेला बैठ के निर्णय, ऑपरेशन सिंदूर किया तो रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं किया, सारे बैठ करके निर्णय लेते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ तैरना साथ डूबना का सिद्धांत जो है ये कहलाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि मंत्री किसी मंत्री के खिलाफ में लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, लेकिन पार्टी के अंदर ही झगड़ा हो जाए, जैसे अभी बंगाल के अंदर देख रहे हैं अपन, उससे पहले महाराष्ट्र में था। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भी विद्रोह होगा, उसी के 2/3 से ज्यादा विधायक उसके खिलाफ हो गए कि हम नई पार्टी बनाएंगे, ममता बनर्जी तानाशाह है। तो इस तरह से पार्टी में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो ये कंडीशंस आ सकती है, सामान्य रूप से ये आती नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, पूरा मंत्रिमंडल जाएगा। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लोकसभा। नहीं, प्रधानमंत्री चला गया, लोकसभा भंग होगी, प्रधानमंत्री अपने घर बैठ गया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में तो रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया ना, राज्यसभा का सदस्य रहेगा। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, राज्यसभा का कार्यकाल अपने कितना था? 6 साल का। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। 5 साल के बाद में लोकसभा तो चली गई, मंत्री अपने इस्तीफा देकर चले गए। प्रधानमंत्री ने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर तो है ना, तो राज्यसभा के मेंबर के रूप में बैठा है, राज्यसभा के मेंबर के रूप में बैठा। तो एक तो ये पावर है कि हमारा मंत्रिमंडल, सरकार जो बनती है वो केवल लोकसभा से बनती है, ये ध्यान रखना है। राज्यसभा का सरकार बनाने में कोई रोल नहीं होता। जो लोकसभा में बहुमत है वो ही सरकार में आएगा, और सरकार कलेक्टिवली काम करेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगी। सारे निर्णय जो है आपस में मिलकर लिए जाएंगे। किसी एक के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है, मतलब पार्टी में ही डिवीजन है, तो उस कंडीशन में सबको एक साथ, तो ये साथ तैरने और साथ डूबने का सिद्धांत जो है ये ध्यान रखना है। हाँ, तो विपक्षी की पार्टी है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है अगर उसके पास में बहुमत। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ में अभी लेंगे अपन, विश्वास मत क्या होता है, अविश्वास मत क्या होता है, ये अभी आ जाएगा थोड़ी देर। अदर पार्टी भी होती है। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भी 2 पार्टियों की बैसाखी पर है। एक पार्टी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जो है वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, और एक पार्टी है बिहार की, इसकी क्या नाम है ना, नीतीश कुमार की, जो है जनता दल यूनाइटेड। ये 2 पार्टियों के सपोर्ट से सरकार बन रही थी। बीजेपी के पास में कितनी है? 240, और बहुमत कितना का है? 272 का। तो 2 पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही है। मान लीजिए कल ये दोनों सपोर्ट हटा दें और मोदी जी के मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो सरकार चला रहा हूं, तो अब विपक्ष क्या करेगा? साहब, ये प्रधानमंत्री अल्पमत में आ गया है, सरकार अल्पमत में है, इस सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है, हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डालें।
ये लोकसभा अध्यक्ष हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास पर, बहुमत नहीं है, जबरदस्ती सत्ता में चिपकी हुई है, तो उसको हटाना तो पड़ेगा ना। तो एक मतलब एक चौथाई सदस्य मिलकर के और अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, फिर वोटिंग होगी। अब वोटिंग में अगर नरेंद्र मोदी 240 तो इसके पार्टी के सदस्य वो तो चलो दे देंगे, बाकी वोट नहीं जुटा पाया और पक्ष विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ गए, सरकार को अपने आप इस्तीफा देना पड़ा, जैसे वीपी सिंह ने किया था। मैंने बताया वीपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था, वो ऐसे ही हुआ था, वो कि मेरे पास बहुमत है, वास्तव में बहुमत था नहीं। तो अगर सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार इस्तीफा नहीं दे रहे तो विपक्ष की पार्टियां सरकार को हटा सकती। तो प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल का खेल सारा कहां चल रहा है? लोकसभा में चल रहा है। राज्यसभा में तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं ज्यादातर, जो तो अपने जो है वो अपने 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 फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। लेकिन लोकसभा में क्या है? जन नेता। सारा जो आंकड़ेबाजी चल रही है वो कहां चल रही है? लोकसभा। दूसरा जो है धन विधेयक, इसकी भी मैं परिभाषा बताऊंगा। धन विधेयक को पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। धन विधेयक को पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास यह 14 दिन के लिए जाता है। राज्यसभा 14 दिन में पारित कर देती है तो अच्छी बात है, राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। नहीं पारित किया कोई बात नहीं भाई, आप वापस दे दो, दिखाने के लिए आपको भेजा था, देख लिया आपने, ठीक है हमारे। तो धन विधेयक जिसमें विदेशों से ऋण लेना है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, अन्य जो वित्तीय संस्थाएं उनसे लोन लेना है, मनी से मैटर जुड़े मैटर होते हैं, वो राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं। धन विधेयक को पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। लोकसभा, राज्यसभा धन विधेयक को पारित करती है तो भी ठीक है, नहीं पारित करती है तो भी ठीक है। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका लोकसभा में बहुमत है। राज्यसभा में बहुमत से प्रधानमंत्री का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है लोकसभा अध्यक्ष। इसमें एक वर्ड आता है प्रो टर्म स्पीकर। ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है? प्रो टर्म, टर्म से पहले का स्पीकर। अब जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है, ये लोकसभा है, कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। कार्यकाल कितना है लोकसभा का? 5 साल है। 5 साल से महीना 2 महीने पहले लोकसभा को जो है वो भंग कर दिया जाएगा। सारे के सारे सदस्य क्या चलेंगे? अपने घर चले जाएंगे, अपने निर्वाचन क्षेत्र चले जाएंगे। कोई दोबारा चुनाव लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, नए से चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका पद कभी खत्म नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपनी सीट पर बैठा रहता है। जैसे अभी ओम बिरला है कोटा से लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। आज मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है या लोकसभा का कार्यकाल मान लीजिए आज खत्म हो गया, सारे जो सांसद है वो अपने अपने घर चले गए, अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, नए चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। ओम बिरला जी अपनी सीट पर बैठे रहेंगे, अपना वेतन भत्ता उठाते रहेंगे, लोकसभा में रोज जाएंगे, अपना इनका ऑफिस खुलेगा, वहां बैठेगा, चाहे कार्य कुछ भी नहीं हो लेकिन ये 2-4 घंटे वहां बैठे। भारतीय संसदीय व्यवस्था में कभी शून्य नहीं रहता। हमारा लोकतंत्र हमेशा जीवित रहता है, लोकतंत्र खत्म नहीं हो गया। सरकार, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, लोकतंत्र हमेशा के लिए जीवित रहता है। तो ये मंत्री, ये जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपनी सीट पर बैठा रहेगा। अब नए चुनाव हुए और 543 नए सदस्य आगे, जिसमें कुछ पुराने भी है कुछ नए भी है। नए सदस्य आगे, कोई जीता कोई हारा, कोई नया आया कोई पुराना चला गया, इस तरह से नए लोग आगे। पुराना अध्यक्ष अपनी सीट पर बैठा हुआ है। तो ये जो नए सदस्य आए ना 543 जो आए, इनमें जो है राष्ट्रपति ये देखेगा कि इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है, सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है।
वरिष्ठ एज के हिसाब से नहीं, चुनाव जीतने के हिसाब से। कोई 3 बार चुनाव जीत गया, कोई चौथी बार चुनाव जीत गया, कोई 5वीं बार जीत गया, कोई 6ठी बार जीत के आ रहा। सबसे वरिष्ठ कौन, जिसने सबसे ज्यादा चुनाव जीते? राष्ट्रपति उस सबसे वरिष्ठ सदस्य को अपने पास बुलाएगा और अपने पास बुला करके और उसको जो है वो प्रो टर्म स्पीकर नियुक्त करेगा कि आप जो है लोकसभा के अध्यक्ष की सीट पर बैठिए। पुराना अध्यक्ष अपनी सीट पर बैठा है पीछे अपने रूम में, आप लोकसभा के अंदर जो है अपनी सीट पर अध्यक्ष की सीट पर बैठिए और आप इस नए जो 543 सदस्य हैं उसमें नए अध्यक्ष का चुनाव करवा दीजिए। नए अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य आपस में कर रहे हैं। नए अध्यक्ष का चुनाव करवा दीजिए। ये जो प्रो टर्म स्पीकर बना है जिसको राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया, यह प्रो टर्म स्पीकर का काम क्या है? नए अध्यक्ष का चुनाव करा। मान लीजिए ओम बिरला के स्थान पर बीकानेर का अर्जुन मेघवाल नया अध्यक्ष चुना गया, सपोज कर लीजिए, अपने अपने हिसाब से कर दिया, नया अध्यक्ष चुना गया, तो अब प्रो टर्म स्पीकर का काम खत्म हो गया, वो अपने एक नॉर्मल सदस्य की तरह जाके बैठ। अब क्या होगा? अर्जुन मेघवाल जो है वो लोकसभा में जाएगा, इस सीट के पास में जाएगा, ओम बिरला अंदर से आएगा, ओम बिरला जो है सीट पर बैठा होगा, अर्जुन मेघवाल पास में जाके खड़ा होगा, ओम बिरला अपनी सीट को खाली करेगा और ओम बिरला के खाली करते ही अर्जुन मेघवाल सीट पर बैठ जाएगा और ये नया अध्यक्ष बन गया। यानी कि हमारा लोकतंत्र जो है एक सेकंड के लिए भी शून्य नहीं रहा। लोकतंत्र हमेशा जीवित रहता है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। लोकतंत्र ये नहीं कि 2 घंटे के लिए खत्म हो गया, संसद खुली है, स्पीकर अपने पद पर है, इसका मतलब लोकतंत्र तो चल रहा है। हमारा लोकतंत्र एक सेकंड के लिए भी शून्य नहीं होता है। तो नया अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नया अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष के पास सीट पर जाके खड़ा हुआ, ये सीट पड़ी है, यहाँ पुराना अध्यक्ष बैठा है, यहाँ नया अध्यक्ष आके खड़ा हुआ है, फिर पुराना अध्यक्ष अपनी सीट से खड़ा होगा, नया अध्यक्ष उस सीट पर बैठे और फिर वो संचालित करे। तो प्रो टर्म स्पीकर कौन है? वह वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जिसने नए अध्यक्ष का चुनाव करवाया, उसको हमने क्या कहा है? प्रो टर्म स्पीकर का है। और इस प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से प्रो टर्म स्पीकर किसको बनाएगा? जो सबसे वरिष्ठ है, क्योंकि उसको अनुभव है बहुत सारा। राष्ट्रपति कहेगा तुम नए अध्यक्ष का चुनाव करवा और चुनाव करा के मुझे नाम भेज दो, फिर वो नया अध्यक्ष अपनी सीट पर आके बैठ, उसका कोई शपथ समारोह। लोकसभा अध्यक्ष का पद एकमात्र ऐसा पद है जिसका कोई शपथ समारोह नहीं होता। उसको जैसे सांसद होते हैं उसकी तरह वो है। जैसे उपराष्ट्रपति का शपथ समारोह है, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, मंत्रियों का है, लोकसभा अध्यक्ष के पद का कोई शपथ समारोह नहीं। वह एक लोकसभा के सदस्य की तरह सीट पर आकर बैठ गया, क्लास का वो मॉनिटर हो गया एक तरह से, और उसका कोई अलग से शपथ समारोह नहीं होता। तो इस तरह से ये जो है वो प्रो टर्म स्पीकर चुना जाता है। वो प्रो टर्म स्पीकर जो है बाद में वो खुद नया अध्यक्ष नहीं बन रहा है, वो नए अध्यक्ष का चुनाव करवा करके राष्ट्रपति को उसका नाम भेज रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो नया अध्यक्ष चुना गया। उसको जो है फिर पुराना अध्यक्ष अपना सीट खाली करके और नए अध्यक्ष का पद सौंप। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या है? इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका फैसला कौन करेगा? साहब इस विधेयक को हम धन विधेयक मानेंगे, लोन लेना है, टैक्स लेना है, टैक्स बढ़ाना है, टैक्स घटाना है। धन विधेयक की एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन से मैं लिखाऊंगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और यह विधेयक राज्यसभा के पास में केवल 14 दिन के लिए जाएगा। राज्यसभा पारित कर दे तो बढ़िया है, नहीं पारित कर तो बढ़िया। तो लोकसभा अध्यक्ष अकेला जो है पूरी राज्यसभा को फेल कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अकेला पूरी राज्यसभा को फेल कर सकता है। कैसे? क्या करो? राष्ट्रपति, हाँ, धन विधेयक वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक लिखा रखा है मैंने 4, उसमें धन विधेयक भी लिखा रखा है, पूर्व स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति से पेश होने वाले विधेयक जो है नए राज्य के गठन का, राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन का, अंतर्राज्यीय व्यापार का, धन विधेयक ही लिखवा रखे ना 4-5। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेकर के फिर लोकसभा में रखा जाएगा, पूर्व स्वीकृति से रखा। अब धन विधेयक रख दिया गया
वो विधेयक रख दिया गया, तो वह विधेयक राज्यसभा के पास केवल 14 दिन के लिए जाएगा। पारित कर दे तो भी बढ़िया, नहीं पारित करे तो भी बढ़िया। तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, उसका अंतिम फैसला कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति से स्वीकृति लेकर के तो पेश होगा यह विधेयक, लेकिन बाद में यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला किसको कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की कोई विधेयक ऐसा हो जाता है जिसको लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने फेल कर दिया, पारित नहीं किया। जैसे अभी महिला का हुआ था, महिला आरक्षण का हुआ था। अब सरकार चाहती तो उसको पारित करने का तरीका और है, और वो तरीका क्या है? लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुला लो और फिर बहुमत से पारित करवा दो। सरकार को ऐसा लगे कि लोकसभा में तो हमारे पास में खूब सारे मेंबर हैं, राज्यसभा बार बार रोक रही है, बहुमत है ही नहीं, बहुत कम है सीटें, तो क्यों ना साथ बिठा दे दोनों को और फिर बहुमत से पारित करवा दे। लेकिन सरकार को पता है कि लोकसभा में भी हम मार्जिन पर हैं और राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, तो हम दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके भी पारित नहीं कर पाएंगे, दोनों को साथ बुला करके भी। अन्यथा लोकसभा किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। और लोकसभा राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें कितने अध्यक्ष हो जाएंगे? 2 अध्यक्ष होंगे। लोकसभा का अपना अध्यक्ष है, राज्यसभा का अपना अध्यक्ष है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। अब 2 कुर्सियां कैसे रखी जाएंगी? तो उस कंडीशन में राज्यसभा के अध्यक्ष को कहेंगे कि आप चले जाइए। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करें, राज्यसभा का अध्यक्ष उस समय नहीं आए। धन विधेयक केवल लोकसभा के पास ही आएगा, राज्यसभा उसको पारित करे तो भी ठीक है, नहीं पारित करे तो भी ठीक है। ये उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति है ना, उसमें धन विधेयक के स्थान पर वित्त विधेयक आ जाता है। ये थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। वित्त विधेयक में जो है धन विधेयक के अलावा अन्य जो अपनी वित्तीय पॉलिसियां होती है, फिस्कल डेफिसिट्स वगैरह, वो भी साथ में आ जाती है। वो मैं अभी अच्छी तरह से करवा। इसके अलावा जो है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा में दल बदल, अब जैसे कल ममता बनर्जी की सरकार जो है उसके आधे मंत्री अलग हो गए, दल बदल करके नहीं इस दर बना रहे हैं, तो ये दल बदल का फैसला अगर विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष। अब ममता बनर्जी के मान लीजिए 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ गए, दल बदल कर लिया, तो ममता बनर्जी के सांसद कितने हैं? 29। 20 सांसद टीवी में आ रहा है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो 66% हो गए, 2/3 होने चाहिए, पार्टी छोड़ सकते हैं कानून के हिसाब से, अपने दल बदल कानून पड़ा है। तो अगर वो पार्टी छोड़ करके और आते हैं तो उनको मान्यता देना, उन्होंने दल बदल को स्वीकृति देना, ये भी सब किसका काम है? लोकसभा अध्यक्ष का। मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ, फिर मैं जो है इसको लिखिए आप। थोड़ा समझ में नहीं है वो बोल देना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा एक बार, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आ कहीं को, तो एक बार तो आप लिखिए। लोकसभा भारत का निम्न व अस्थायी सदन है। लोकसभा भारत का निम्न व अस्थायी सदन है। निम्न व अस्थायी सदन है। लोकसभा निम्न और अस्थायी सदन है। यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के समान है। यह
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के समान है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के समान है। निम्न व अस्थायी सदन है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के समान है। लोकसभा में सीट, लोकसभा में सीट तो इसमें लिखिए, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। 3 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। 3 अप्रैल 1952 से राज्यसभा के समान ही है, लोकसभा का गठन किया गया। 13 मई 1952 लोकसभा की पहली बैठक हुई। 13 मई 1952 लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। 13 मई 1952 लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। वर्तमान में लोकसभा में 550 सीट रखी हुई है। लोकसभा में 550 सीट का प्रावधान है, परंतु 543 सीटें कार्यकारी हैं। 550 सीट का प्रावधान है, 543 सीटें हैं। अधिकतम 550 कर सकते हैं, 543 सीट। अभी लोकसभा में सीटें कितनी है, तो प्रावधान कितने का है, 550 का, लेकिन अभी हमने कार्यकारी कितना कर रखी है, 543 का। चाहे तो हम 550 तक बढ़ा सकते हैं। कार्यकारी 543। निर्वाचन, लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात होते हैं। निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता से होता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता से होता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता से होता है। निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला, लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियां, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरी शक्ति, धन विधेयक को पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है।
धन विधेयक को पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। धन विधेयक को पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। यह राज्यसभा के पास, यह राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा पारित नहीं करे तब भी, पारित करिए तब तो अच्छी बात है, पारित नहीं करे तब भी राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। इसको नहीं, सुप्रीम कोर्ट का धन विधेयक केवल लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार। अगला पॉइंट 3, प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल केवल लोकसभा, पूरा मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के खिलाफ, लोकसभा प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है। तब संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। तब संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अथवा साथ तैरने और साथ डूबने का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ तैरना, साथ डूबना अथवा साथ तैरने और साथ डूबने का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा पॉइंट, संचित निधि से पैसा निकालना। ये अपने जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको वेतन कहां से मिलता है? संचित निधि से। संचित निधि से, संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। अब आ जाइए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, शक्तियां और विशेषता। लोकसभा अध्यक्ष, शक्तियां और विशेषता। शक्तियां और विशेषता। पहला पॉइंट,
लोकसभा अध्यक्ष का पद कभी रिक्त नहीं रहता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद कभी रिक्त नहीं रहता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद कभी रिक्त नहीं रहता है। नई लोकसभा के गठन होने पर, नई, इसी में लिखना है, नई लोकसभा के गठन होने पर, नई लोकसभा के गठन होने पर, नई लोकसभा के गठन होने पर राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को, राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को, सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो टर्म स्पीकर, प्रो टर्म स्पीकर नियुक्त करता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो टर्म स्पीकर नियुक्त करता है। यह नए अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। यह नए अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। नए अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। फिर पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपकर, फिर पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष को सीट सौंपकर पद रिक्त करता है। इस्तीफा नहीं, सीट सौंपकर पद रिक्त करता है। नया अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष को सीट सौंपकर पद, पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष को, पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष को सीट सौंपकर पद रिक्त करता है। सीट सौंपकर अपना पद खाली करता है। एक सेकंड के लिए पद खाली नहीं रहा है, पद खाली करता है। सेकंड पॉइंट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होने पर, लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक होने पर, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होने पर उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्य उपराष्ट्रपति क्या होगा? आएगा नहीं उस समय, अपना आप ही नहीं आएगा। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक केवल 3 बार, अब तक केवल 3 बार, केवल 3 बार, मात्र 3 बार, अब तक केवल 3 बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई है। अब तक केवल 3 बार लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई है। संयुक्त बैठक हुई है। पहली लिखिए, 1956-57 जवाहरलाल नेहरू के समय, 1956-57 जवाहरलाल नेहरू, 1956-57 जवाहरलाल नेहरू। दूसरी 1978 मुरारजी देसाई, 1978 मुरारजी देसाई, 1978 मुरारजी देसाई, प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई। और तीसरा 2002 अटल बिहारी वाजपेयी, 2002 अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला पॉइंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका फैसला
लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक को कर दिया कि ये धन विधेयक है, तो उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजेंगे। पूर्व स्वीकृति ले लेंगे राष्ट्रपति की, ताकि वो साइन कर दे उस पर, और फिर लोकसभा में रखा जाए। जैसे इन्होंने आपने पूछा ना धन विधेयक का, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो फैसला करेगा। धन विधेयक है नहीं है, धन विधेयक है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा पहले, और धन विधेयक नहीं है तो सीधा संसद के पास चला जाएगा। समझ में आया ना? धन विधेयक होगा तो पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देगा। क्यों? ताकि पारित होने पर राष्ट्रपति मना नहीं करे, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाए, डिले ना करे। तो धन विधेयक जो है इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। संसद में जाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति ले ली जाएगी। संसद में भेजने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति भी ले ली जाएगी। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले ली जाएगी। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले ली। तो अब क्या होता है कि धन विधेयक का जो लोकसभा अध्यक्ष फैसला कर रहा है, उसको भारत के इतिहास में या भारत में कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने इसको धन विधेयक कैसे बना दिया। सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने इसको धन विधेयक कैसे बना। वो उस लोकसभा अध्यक्ष का एकमात्र विशेष अधिकार है। तो कई बार क्या करता है, सत्ता पार्टी किसी विधेयक को पारित करवाना है, राज्यसभा में उसका बहुमत है नहीं, तो क्या करो, उसको धन विधेयक बनवा दो, उसमें दो चार एक पॉइंट जो है वो टैक्स के जोड़ दो। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक कर देगा। धन विधेयक करते ही राष्ट्रपति पंगु, राज्यसभा पंगु, और लोकसभा अध्यक्ष तो सत्ता पार्टी का ही है। तो ऐसा भी जैसे जीएसटी का था, जीएसटी कानून जो था, या और ऐसे बहुत सारे कानून आते हैं जिसमें एक दो मतलब टैक्स का डलवा करके उसको लोकसभा अध्यक्ष से धन विधेयक बनवा देते। फिर राष्ट्रपति को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राज्यसभा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल लोकसभा। तो कई बार जब राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है, किसी विधेयक को पारित करवाना है, तो ये एक बैकडोर, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, सामान्यतः नहीं होते, बहुत कोई ऐसा कोई विधेयक जिसको पारित करना। लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे सकता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष सीट पर आ जाएगा, तब प्रोटेम स्पीकर नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को। तो जैसे मैं लोकसभा अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष मेरे पास में आएगा, मैंने उसको अपना इस्तीफा देकर के खाली कर दिया, उपाध्यक्ष सीट पर के बैठ गया, फिर वो नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष बनाया किसने? लोकसभा के सदस्यों ने बनाया।